सबसे पहले तो एक ये काम कीजिए कि ये जो वीडियो देख रहे हो इसको कंबाइन कर लीजिए पिछली वीडियो के साथ, तो आपके जुलाई से लेकर टिल जून तक के ये सारे एक साल के करंट अफेयर्स तो कवर हो जाएंगे इस जून 2026 के एग्जाम के लिए। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, अगर लास्ट मिनट में रिवीजन का समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, तो टर्बो रिवीजन कोर्स जो है उसका जून 2026 वाला बैच ले सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको इसमें एनरोल करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेपर 1 का पॉलिटिकल साइंस दोनों। और अगर आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छी है तो स्टार्ट टेस्टिंग योरसेल्फ, लास्ट में मॉक देख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पता चल जाएगा बाकी और कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, और लास्ट मिनट में रिवीजन तो हो ही जाएगी क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे आप उनको अच्छे से देख कर परख कर जाओगे। और पिछली बार हमारी फाइनल शॉर्ट टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही रही थी, क्वेश्चन डायरेक्टली फिर एग्जाम में भी उससे पूछे जाते होते हैं। जैसे लास्ट अभी आईआर के पीवाईक्यू वाली वीडियोस में मैंने दिखाया है कि कितना फायदा हो जाता है लास्ट मोमेंट में ये चीजें करने का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के करंट अफेयर्स की। ऑर्डिनेंस आ गई है जिसको कह सकते हैं मई 2026 में आई है। इसने किया क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की गिनती है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। आर्टिकल 123 के तहत आपको पता है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो ऑर्डिनेंस लेकर आई जा सकती है। अब पार्लियामेंट के लॉ की जितनी ताकत है उतनी ही इस ऑर्डिनेंस की भी ताकत होती है, कोई फर्क नहीं होता है। तो इसने क्या ऑर्डिनेंस ने प्रपोज किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ जो है 34 से 38 जजेस कर दी जाएगी। 38 जजेस का मतलब है 37 जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे और इसके साथ एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये क्यों किया गया, स्ट्रेंथ क्यों की इंक्रीज की गई, इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे केसेस थे, पेंडेंसी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो जुडिशियल वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए या मैनेज करने के लिए जजेस की गिनती जो है बढ़ा दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोविजन है, आर्टिकल 124 क्लॉज नंबर 1 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर गिनती वो इंक्रीज करना चाहती है तो वो एक लॉ लेकर आएगी और उससे वो कर सकती है। अब अपॉइंटमेंट हो भी गई है, ऑर्डिनेंस जो है वो इफेक्टिव हो गई है, अपॉइंटमेंट हो भी गई है। 5 जजेस ने शपथ भी ले ली है मई 2026 में। 3 जजेस जो है जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज चल रही थी उसको लेकर फिल कर दी गई है, और 2 जजेस जो है वो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं, यानी न्यूली क्रिएटेड पोजीशन पे अपॉइंट किए गए हैं जो ऑर्डिनेंस में दी गई है, बनाई गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न क्या आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न ये आ रहे हैं कि ऑर्डिनेंस अपने आप में एक टेम्परेरी लॉ है और ये 6 हफ्ते तक चलेगा जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव ना किया तो फिर तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगी, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। फिर कहते हैं फिर ये हो जाएगा, अगर पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट बिल नहीं लेकर आए, इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव ना किया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ वापस 34 करनी पड़ेगी। और इससे होगा क्या, कहते हैं जो नए जजेस को अपॉइंट किया है न्यूली क्रिएटेड पोस्ट पे, उसके टेन्योर का क्या होगा, उनका स्टेटस क्या क्या होगा, ये सवाल नए खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन एक उठाया जा रहा है, ये मेजर डिबेट का हिस्सा बन गया है। क्या ऑर्डिनेंस यूज करनी चाहिए जब भी कोई जुडिशियल प्लानिंग करने की जरूरत है, चाहे वो जजेस की गिनती ज़्यादा करने वाली ही ऑर्डिनेंस क्यों ना लेकर आई जाए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कहते हैं ऐसे काम करने ही क्यों हैं, इससे तो फिर कोई ना कोई कंसर्न जो है वो रेस होने लगते हैं। और कहते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, आप ऑर्डिनेंस ले आए और जुडिशरी की कोई स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर भी दी है आपने, तो ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर सकती है, जजेस की सिक्योरिटी को और उनके टेन्योर को इफेक्ट कर सकती है, जिससे उसकी इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है। अब इसके बाद बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR जिसे कहते हैं, जिसको लेकर हल्ला गुल्ला मचा है अच्छा खासा। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जुडिशियल स्क्रूटनी हुई है इलेक्टोरल रोल की, जो रिवीजन की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी जो वोटर सूची की लिस्ट होती है उसमें से किसी के नाम ऐड किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती है। और 2026 में भरमार से ये चीज़ें जो की गई है। वेस्ट बंगाल के केस में SIR की कंट्रोवर्सी हो जाती है। 25 2026 में क्या होता है कि SIR की जाती है, वोटर लिस्ट जो है वेस्ट बंगाल की, उसमें जो है अच्छी खासी रिवीजन की जाती है। तो इसमें अच्छी खासी रिवीजन का मतलब क्या है, कहते 1 मिलियन वोटर्स, यानी आप 10 लाख की गिनती कह सकते हो, वो एक्सक्लूड कर दिए गए, यानी वोटर सूची से जो लिस्ट होती है उसमें से निकाल दिए गए, ये कहकर
कि उनमें कोई ना कोई कमी पाई गई है, लेकिन इस चीज पे डाउट रेस किया गया है बाय द पब्लिक। अब होता क्या है कि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाता है, एक ऑब्जर्वेशन भी दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि देखो भाई, ट्रस्ट डेफिसिट तो हुआ है, यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, ट्रस्ट तो घटा है उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे, तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमें काम करना होगा। इसलिए क्या किया उन्होंने, कहा कि ये इलेक्टोरल रोल में से अगर कोई नाम निकाले जा रहे हैं या शामिल किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कहते हैं ये जो मैटर है ना, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिसाइड करेंगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि स्पेशलाइज्ड एपेलेट ट्रिब्यूनल जो हैं वो बनाए जाएंगे ऐसी हेयरिंग सुनने के लिए जो वोटर सूची से कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ी होगी। अब बिहार एसआईआर केस भी सुन लीजिए, वो भी हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला केस चला। इसमें उन्होंने ईसीआई की पावर को ही चैलेंज कर दिया कि वो ऐसे एसआईआर एक्टिविटी नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की जो एसआईआर एक्सरसाइज हुई है वो अपने आप में वैलिड है, इनवैलिड नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहकर ही हुई है। उन्होंने कहा है सेक्शन 21 क्लॉज नंबर 3 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का है उसके तहत, और ये एम्पावर करता है कि इलेक्टोरल रोल्स जो है वो जब भी जरूरत हो उसमें किसी तरह की कोई रिवीजन लेकर आनी है तो इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम कर सकता है। और आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि इलेक्शन को कंट्रोल करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको सुप्रीडेंट करने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो वहाँ के बेंच जजेस के जो नाम है वो है सूर्यकांत, और जो अभी सूर्यकांत आपको पता होगा कि सीजीआई है, और जॉय माल्या बागची जो है उन्होंने दिया। वो कहते हैं ईसीआई की जो अथॉरिटी है ना, सेक्शन 213 जो अभी हमने डिस्कस किया और 324 में है वो रिवीजन कर सकते हैं ऐसी जब भी वो इलेक्टोरल रोल्स की बात आती है। जब उन्हें लगता है कि एक इंटेंसिव रिवीजन होनी चाहिए, वोटर सूची काफ़ी पुरानी होगी और इसमें से कुछ बदलाव होने चाहिए, स्ट्रिक्ट लेवल पर होने चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इवन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी स्टेट किया कि आर्टिकल 324 जो है डेड लेटर नहीं है, उसको आपको आर्टिकल 324 जिसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है इलेक्शन को कंट्रोल डायरेक्ट सुपरिटेंड करने की, इसको डायनामिकली इंटरप्रिटेट करना होगा कि ये किस पावर की बात कर रहे हैं। जब आप मान लो सुपरिटेंड करने की या डायरेक्ट करने की बात कर रहे हो तो क्या उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी चीजें नहीं आती है? तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि यस, ऐसी पावर आती है जब डायनामिकली हम उसको इंटरप्रिटेट करेंगे स्थितियां और सर्कमस्टांसेस देखते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन की 130th अमेंडमेंट बिल जो है वो भी एक चर्चा का विषय रहा है। इसमें क्या किया गया, ये अभी फिलहाल रिव्यू के लिए भेजा गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए जो बिठाई जाती है वो रिव्यू करेगी। जेपीसी के जो चेयरपर्सन है वो है परजिता सरंगी। अब अमेंडमेंट में क्या प्रपोज किया गया है कि आर्टिकल 75, 164, 239A को अमेंड करना होगा। की प्रोविजन क्या है बेसिकली ये अमेंडमेंट बिल को लेकर, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए या मिनिस्टर हो गए, कहते हैं उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा अगर 30 दिन के लिए उनको डिटेन किया जाता है, यानी हिरासत में रखा जाता है और उन पे चार्जेस लगाए जाते हैं। जो चार्जेस उन पे लगाए जाते हैं उसमें जो पनिशमेंट अगर मिल गई उनको तो कम से कम 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सजा होगी। ऐसे केसेस में उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। हैरानी करने वाली बात यह है कि अगर कोर्ट ने उन्हें अभी तक कन्विक्ट भी नहीं किया, यानी चार्जेस अभी तक अप्रूव्ड भी नहीं हुए, सिर्फ 30 डेज के लिए उन्हें सिर्फ अरेस्ट ही किया गया और चार्जेस उन पे लगा दिए गए, तो भी उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है, यही सारी चीजें जो है सवाल खड़े कर देते हैं। फेब 2026 में क्या होता है, दिल्ली कोर्ट जो है डिस्चार्ज करती है 23 अक्यूज जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पाए जाते हैं, ये कहकर कि किसी तरह की कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कोर्ट कहती है हमें नहीं दिखाई देते। ये 23 अक्यूज में आप याद रखिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी शामिल है और दिल्ली के सरकार के मिनिस्टर भी शामिल थे, आम आदमी पार्टी को आप कह सकते हो, ठीक है। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, मेजर क्रिटिसिज्म ये है, कहते हैं अगर अरेस्ट और डिटेंशन के बेस पे ही रिमूव कर दिया जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल फाइंडिंग, तो यहां पर गड़बड़ हो सकती है। कहते हैं गड़बड़ क्या हो सकती है, कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिसयूज किया जा सकता है पॉलिटिकल पर्पस के लिए। रूलिंग पार्टी कह सकती है भाई उठाओ इसको और लगाओ इस पे चार्जेस, 30 दिन के लिए इसका केस इधर उधर घुमा दो,
ठीक है, ट्रायल ही ढंग से ना चलने दो तो भाई 30 दिन तक वो केस डिले हो गया, हेयरिंग नहीं हुई तो क्या होगा, चलो जी रिमूव कर दो, ये सारी चीजें होगी। तो पॉलिटिकल वेंडेटा जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ये सारी चीजें होगी, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे चीजों पर जो स्ट्रिंजेंट लॉ है, जैसे कि अगर किसी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा दिया, किसी पर यूएपीए लगा दिया, ये चीज़ों में तो बेल वैसे भी नहीं मिलती है विद इन 30 डेज। तो इसका मतलब है अगर किसी पर ये एक्ट के अंदर कोई चार्जेस लगा दिए तो वो तो गई उसकी कुर्सी। इतना आसान है कुर्सी लेकर जाना किसी सीएम की, किसी पीएम की या किसी मिनिस्टर की। ठीक है, पीएम के लिए तो वैसे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, बट सीएम तो मिनिस्टर तो आराम से हटा दिए जाएंगे। अल्टरनेटिव सजेशन ये दी गई है, कहते चार्जेस फ्रेम कर लो, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, लेकिन चार्जेस फ्रेम होने के बाद एटलीस्ट कोर्ट की फाइंडिंग की वेट की जाए, सिर्फ अरेस्ट के बेसिस पे ये सारी चीजें ना की जाए। जब उन्हें गिल्ट ठहरा दिया जाए तो तब आप ऐसे टाइम पीरियड रख सकते हो, ये सारी चीजें होती है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके चलते हुए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मुद्दा जो होता है वो डिबेट में आ गया। ठीक है, इनोसेंस किस बहाफ पे जो है जज की जाएगी उसका मुद्दा आ गया। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दे जो है डिस्कस होने लगे देश में। ऐसी चीज़ें होने के बाद डीलिमिटेशन बिल 2026 का आता है और ये है 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका भी हल्ला गुल्ला आपको पता ही होगा कितना रहा है अगर आप ध्यान से न्यूज़ सारी देख रहे हो। अप्रैल 2026 में क्या होता है, गवर्नमेंट डीलिमिटेशन बिल लेकर आती है और ये डीलिमिटेशन बिल कह लो या कह लो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोनों साथ में लेकर आती है। और क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज है अभी उसको रीड्रॉ करना है और रीड्रॉ करना है 2011 के सेंसस के बेसिस पे। अगर आपको नहीं पता कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर फ्रीज कर दी गई थी, अभी तक नहीं हुई है। 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंगली ही पार्लियामेंट की सीट्स जो है अभी भी चल रही है, क्योंकि इंडिया जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहता था। और इस मामले में सारा मुद्दा खड़ा हुआ था कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल किया है और पॉपुलेशन के आधार पर जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी तो एक तरह से उनको सजा दी जाएगी, उनको कम सीट मिलेगी। तो कहते पॉपुलेशन कंट्रोल के चक्कर में तो हम उन्हें सजा दे रहे हैं। और यही मुद्दा जो तब खड़ा हुआ था वो आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज इसके साथ ध्यान में रखिए कि सिर्फ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज चेंज नहीं हो रही है, इसके साथ लोकसभा के सीट्स बढ़ाने जा रहे हैं, 850 सीट्स करने जा रहे हैं। और ये इसलिए भी प्रपोज किया जा रहा है आनंद फानंद में क्योंकि जो विमेन की रिजर्वेशन 33% मिल रखी है, जो अपने आप में एक एक्ट बन गया है, वो इन्फोर्स ही नहीं हो पाएगा जब तक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाएगी। और यही तो मुद्दा बना कि विमेन रिजर्वेशन को आगे रखकर लेकर आएंगे, डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करवानी है। और ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज सारा ही विमेन रिजर्वेशन के साथ जोड़ दी गई, जबकि मुद्दा एक और भी है जो नहीं डिस्कस किया गया और डिस्कस होना चाहिए था। वो डिस्कस ये होना चाहिए था कि नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिकल डिबेट जो चल रही है, क्योंकि बहुत सारी साउथ में ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को अच्छा खासा कंट्रोल किया है। अगर सीट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो साउथ की सीट कम हो जाएगी और नॉर्थ जिसने पॉपुलेशन को कम कंट्रोल किया है उनकी सीट बढ़ जाएगी। तो एक तरह से ये साउथ को पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से पनिशमेंट मिलेगी। तो ये चीज देखी जा रही है, मुद्दा ये बन रहा था। इसीलिए सदर्न स्टेट ने ये कहा कि इंडिया की ये फेडरल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेगी। सदर्न स्टेट के पास जो है कम सीट रहेगी, कम सीट रहने का मतलब है कम पावर रहेगी। तो उन्होंने ये कहा कि ये हम नहीं मानते हैं। फिर ये जब बिल पेश भी किया गया ये फेल हो गया, इसको मेजॉरिटी नहीं मिली, 2/3 मेजॉरिटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, पार्लियामेंट में डिफीट हो गया। तो ये क्यों मुद्दा इतना ज़्यादा जरूरी बन जाता है? सबसे पहले डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक नई टेंशन आ रही है, फेडरल बैलेंस को लेकर आ रही है। विमेन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल का फिर बनेगा क्या अगर ऐसा बिल बार बार रिजेक्ट होता गया? तो विमेन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो उम्मीद थी कि 2029 के जब लोकसभा के नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं तब तक ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो चुका होगा, लेकिन ये मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अब स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव डायनामिक्स बात करते हैं, जो Q1 और Q2 जो 2026 का रहा है उसमें हुए। उसमें क्या क्या हुआ है? असम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो ले आए हैं, पास कर दिया। इसमें क्या किया उन्होंने, शेड्यूल ट्राइब्स को तो एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि 6th शेड्यूल
की प्रोटेक्शन उनको मिल रखी है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उन पे अप्लाई नहीं होगा। नेशनल डिबेट इस पे शुरू हो गई है, ठीक है, जब से असम इसको लेकर आया है कि फेडरलिज्म, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन या पर्सनल लॉ के मुद्दे जो है वो चलने लगे, अक्रॉस द स्टेट चलने लगे हैं। इसके अलावा क्या हुआ है, 16th फाइनेंस कमीशन जो हमारा चलने वाला है 2026 से लेकर 31 चलने वाला है, इसको चेयर करने वाले हैं डॉक्टर अरविंद पनागिरिया। और बेसिकली ये इन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज कर दी है, जिसमें इन्होंने बताया टैक्स रेवेन्यू की डिवीजन कैसे रहने वाली है, स्टेट लेवल पर कैसी बोरोइंग चलने वाली है, ठीक है, फिस्कल सेस और जितने भी फाइनेंशियल मुद्दे होंगे उसके बारे में एक बेसिक जानकारी जो है मिल गई है इनके इंटरिम रिपोर्ट्स में। अब इसके अलावा बुलडोजर जस्टिस और ड्यू प्रोसेस गाइडलाइंस का मुद्दा भी जो है वो देश में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि यार ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो है किसी को पनिश करने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके घरों पर, कहते कोर्ट ने स्ट्रिक्टली गाइडलाइन इशू की है कि ये जो आप ऐसे डिमोलिश कर रहे हो इसका मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल डिमोलिशन हो रही है। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब जिसमें आप कोर्ट का रूट ले ही नहीं रहे, जो पावर कोर्ट की है वो कोर्ट को कर रहे, तो ये काम सजा देने वाला आप अपने हाथ में नहीं रख सकते, क्योंकि सजा देना कोर्ट का काम है। तो इसलिए आप रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहे हो, और राइट टू शेल्टर जो आर्टिकल 21 या आर्टिकल 300A में मिलता है आप उसको तो वायलेट कर ही रहे हो। तो ये अगर आपने डिमोलेशन करनी भी है तो आपको कोर्ट के रूट से जाना होगा, कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, तभी आप ऐसे बुलडोजर चला सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर तो पता है ना, जो सरकार में नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो फिर भी बिल लेकर आए, तो जुडिशियल डाइवर्सिटी पर वो बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, जो बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहा है। तो उसको लेकर प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल का हमें भी पता है पार्लियामेंट में क्या होता है, जल्दी ये पास नहीं होते हैं, सिर्फ चर्चा इसमें जरूर हो जाती है। इसके अलावा एक नया और करंट इंफॉर्मेशन जो सिटीजनशिप को लेकर मिली है वो ये है कि दीपाली दास जो है पहली फॉरेन वुमेन बनी है असम में जिन्होंने सक्सेसफुली इंडियन सिटीजनशिप अटेन की है अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो फर्स्ट वाला तो आपको पता है हमेशा ही जो है वो पूछा जाता होता है, इसलिए हमने इसको भी ऐड कर दिया, इसको याद रख लेना अगर कहीं पूछा जाता है। 9th इंटरनेशनल संथल कॉन्फ्रेंस हुई है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में हुई है, ऑफिशियली इनैगोरेट किया गया है इसको बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बस ये इतनी ही इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा 77th रिपब्लिक डे सेरेमनी हुई है, आपको पता है। इसमें जो चीफ गेस्ट थे अंटोनियो कोस्टा है जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल है, और इसके अलावा जो है इस और पार्टिसिपेट करते हैं, उनका नाम है उर्जुला वॉन डेर लेयन। अगर मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो नहीं कर रहा हूं, माफ कर देना, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है। और इन्होंने सेंट्रल थीम क्या रखा था ये 77th रिपब्लिक डे पे, इन्होंने लिखा है 150 यानी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम जो सॉन्ग है इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, उसको 150 साल हो गए हैं क्रिएट किए हुए, तो ये इस बार उसके थीम पे सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा मणिपुर वायलेंस को लेकर ना एक कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, रेजिग्नेशन दे दिया है चीफ जस्टिस अजय लांबा, पहले इसको जो है चेयर कर रहे थे, अब बलबीर सिंह चौहान जो है वो अपॉइंट किए गए हैं इसके न्यू चेयरपर्सन। मणिपुर में जो वायलेंस हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कमेटी जो बनाई गई है उसके चेयरपर्सन की भी हमने बात कर ली है। नेशनल शिपिंग बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है मार्च 2026 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक डेडिकेटेड बॉडी होगी, जितने भी रीजनल चैलेंजेस रहेंगे या जहां पर मैरिड टाइम स्पोर्ट चाहिए, एडवोकेसी चाहिए ग्लोबल शिपिंग सेक्टर में, वो यही बोर्ड जो है वो देने वाला है रीजनल लेवल पर। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 हो गए और अपने आप में एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल शिफ्ट वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिली है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार आ रही है। इससे पहले बीजेपी ने कभी भी वेस्ट बंगाल में सरकार नहीं बनाई थी। जो चीफ मिनिस्टर स्वॉर्न किए गए हैं, जो चीफ मिनिस्टर चूज किए गए, इलेक्ट किए गए, उनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। और ये जो है अपने आप में इनके अपॉइंटमेंट के बाद तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी, ममता बनर्जी वाली पार्टी, डिकेड मतलब 10 सालों से और काफ़ी सालों से उनका जो चल रहा था रूल खत्म हो जाता है। ये ट्रांजिशन अपने आप में ब्रीफली जो है इफेक्ट भी होती है, क्योंकि देखिए बीजेपी तो जीत गई है, इलेक्शन में डिक्ट आ गई और ममता बनर्जी कहते हैं कि जाओ
मैं नहीं रिजाइन करती हूँ अपने सीएम के पद से, जो करना है कर लो। ये अपने आप में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया, क्योंकि कभी किसी सीएम ने ऐसा नहीं किया। ये कह रहे हैं कि हम रिजाइन ही नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा एपिसोड जो है वो डिबेट्स तो लेकर आया, आर्टिकल 164 को लेकर आया, जिसमें कहा जाता है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है उसके पास लेजिस्लेटिव मेजोरिटी सपोर्ट होनी चाहिए, और गवर्नर का पावर क्या रहता है ऐसे सर्कमस्टांसेस में। ये सारे मुद्दे आ गए कि अगर सीएम जा नहीं रहे तो क्या होगा। तो बेसिकली ममता बनर्जी चाहे जितना मर्जी रिफ्यूज भी कर लेते, उनका टेन्योर खत्म होना है ऑफिशियली 5 साल का। जब खत्म हो जाएगा तो इनको तो मिलनी थी, ये डिबेट होती है। बट फाइनली ये मुद्दा सॉल्व हो गया। चीफ मिनिस्टर जो है शुवेंदु अधिकारी जो है वो बना लिए गए हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या है, तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रहा 2026 का। क्यों इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि इसमें जो एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है सी जोसेफ विजय, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं स्टेट की। और मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें जैसे दिखी वहां पर वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में भी हमें दिखी। क्योंकि पॉपुलरली इन विजय को क्या कहा जाता है, इसको थालापति कहा जाता है। थालापति का मतलब कमांडर होता है। इनकी पार्टी टीवी के, फेमस पार्टी होगी अब तो। टीवी के की फुल फॉर्म भी याद रख लो, ये है तमिलगा वैत्री कजगम। और इन्होंने सरकार बनाई है इस पार्टी से। हुआ क्या है, आप जितनी भी ट्रेडिशनल तमिलनाडु में पार्टी देखते ना, वो सारी द्रविडियन पार्टीज है। ये पहली पार्टी है जो द्रविडियन नहीं है। तो अपने आप में पॉलिटिकल आप देख सकते हो डिपार्चर हमें देखने को मिल रहा है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। एक पॉलिटिकल पैटर्न चेंज होता दिखाई दे रहा। अब तक तो तमिलनाडु के लोग द्रविडियन पार्टीज को ही जिताते रहे हैं, चाहे वो डीएमके हो जाए, चाहे वो एआईएडीएमके हो जाए, कोई भी हो जाए, ये चल रहा था। तो विजय कैसे राइज कर गए, ये तो एक पॉलिटिकल स्टडी बन रही है। और कितने लोग इस पे चर्चा और बात कर रहे हैं कि ये हो कैसे गया तमिलनाडु में। यहाँ से ये पता चलता है कि लोग एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, द्रविडियन पार्टी से पक चुके थे। और दूसरा, एक जनरेशनल चेंज चाहते थे स्टेट लीडरशिप में। वही लीडर्स वो बार बार देख कर भी पक चुके थे। तो एक अल्टरनेटिव वो चाहते थे, उन्हें वो अल्टरनेटिव विजय के रूप में मिल गया। कुछ इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं, स्ट्रैटेजिक डायलॉग हुए हैं, ट्रेड ट्रीटीज हुई हैं, उनको देखना है। सबसे पहले राइजेना डायलॉग 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस डायलॉग 11th एडिशन मार्च 2026 में कंडक्ट किया गया। ये जॉइंटली कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व होती है। और जो कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसको ORF कहते हैं, अपने आप में थिंक टैंक भी है। 2700 डेलीगेट्स 110 कंट्री से आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अपने आप में ये इंडिया का बहुत बड़ा डायलॉग बन जाता है जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर्स पे जो बात करता है। इस डायलॉग का जो थीम है वो है संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। ये थीम रखा जाता है। अलेक्जेंडर स्टब जो है उस चीफ गेस्ट बनते हैं और की नोट एड्रेस भी डिलीवर करते हैं। वो हाईलाइट करते हैं टेक्नोपोलर वर्ल्ड के बारे में। वो कहते हैं ग्लोबली किस चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, दैट इन्फ्लुएंस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखने को मिल रहा है। और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स का इशू जो है वो भी देखने को मिल रहा है। अपने आप में ये लैंडमार्क डेवलपमेंट है 2026 का डायलॉग। और इसने 3 की एरियाज पे ज़्यादा फोकस किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पे फोकस किया है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पे फोकस किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है इसने फोकस किया है। इंडिया स्वीडन ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एक जॉइंट एक्शन प्लान बना लिया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। गोथनबर्ग समिट होता है जो मई 2026 में, उसी में ये साइन किया जाता है प्लान। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया है। ये कहा गया है कि बायलेटरल ट्रेड इन 2 कंट्री के बीच में अगले 5 साल में डबल होने के ऑब्जेक्टिव रखा गया है, गोल रखा गया है। इस एक्शन में 4 मेजर पिलर को कवर किया गया है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड इनोवेशन कोऑपरेशन को भी इसमें जो है लेकर आया गया है। इसमें की एरियाज जो है कोलैबोरेशन के, उसमें और भी नाम आते हैं, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आ गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ गए, SME आ गया, स्टार्टअप पार्टनरशिप आ गई, स्मार्ट पोर्ट्स आ गए। ये सारी चीज़ें, डिजिटल हेल्थ जैसी चीज़ें इन्वॉल्व है। ये प्लान बेसिकली क्या करना चाहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहता है, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ लेकर आना चाहता है दोनों कंट्री में। और ओवरऑल जो इंडिया और स्वीडन की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है थ्रू डिफरेंट पिलर। जैसे पिलर 1 में वो स्ट्रैटेजिक डायलॉग को लेकर बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें एक्सचेंजेस होंगे, जॉइंट साइबर डायलॉग्स होंगे, स्वीडिश डिफेंस प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, यानी स्वीडन जो है वो भी इन्वेस्ट करेगा।
पिलर 2 में आता है नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी, ये सारी चीज़ें की जाती है, यानी मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन जो है वो बायलैटरल ट्रेड में शामिल किया गया। पिलर 3 में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आ जाती है, जिसमें बात की जाती है कि जॉइंट रिसर्च की जाएगी स्मार्ट पोर्ट्स को लेकर, कार्बन न्यूट्रल शिपिंग को लेकर, ग्रीन ट्रांसपोर्ट ग्रिड्स को लेकर, ऐसी सारी चीज़ों में हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज को लेकर बात की जाती है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ हो गया, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हो गया, बायोमेडिकल रिसर्च हो गया, ये सब कुछ किया जाएगा। अब ना ये जो एक्शन प्लान हुआ है साइन, तो इसके जो रिजल्ट है वो आने वाले टाइम पर पता चलेंगे कितने अच्छे और कितने बेटर आते हैं दोनों देशों के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली विजिट करके आए हैं। बहुत ही फेमस विजिट रही है इनकी, क्योंकि सोशल मीडिया में इसके भर के मीम जो है दिखाए गए हैं। अब लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि उन्होंने मेलेडी टॉफी दी है वो पॉपुलर हो गया, हमारा काम ये है कि वहाँ पर जाकर इटली के साथ क्या चीज़ें डिस्कस की गई, कौन सी डील साइन की गई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको करंट अफेयर्स इसी चीज़ों पर आएंगे, एग्जामिनर आपसे कहीं ये ना पूछ ले कि बताओ इनमें से मोदी जी ने मेलेनी को कौन सी टॉफ़ी दी है, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे ना बन के आ जाए। नहीं तो मैं कहूँगा एग्जामिनर भी जो है आजकल सिर्फ रील्स ही देख रहे हैं, पढ़ना लिखना तो एग्जामिनर ने भी छोड़ दिया। तो एनीवे हम बात करते हैं, रोम में ये विजिट किया गया, इटली की राजधानी में मई 2026 में ये विजिट की जाती है। बायलैटरल रिलेशन का अपने आप में लिखा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक हाई पॉइंट है, ये टॉफी वाला हाई पॉइंट नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया कि ये हिस्टोरिक हाई पॉइंट लिखा जा रहा है? कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर बायलैटरल रिलेशन हो गए, कुछ क्रिटिकल डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और डिफेंस आउटकम्स जो है वो ऐसे विजिट से हमें देखने को मिल रहे हैं जो मिल सकते हैं, आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। एक चीज़ है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इटली और इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो गए, यानी बायलैटरल रिलेशन जो है ऑफिशियली अपग्रेड हो गए हैं, एलिवेट हो गए हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है फॉरेन मिनिस्टर लेड रिव्यू मैकेनिज्म, इसमें ऐड हो गया है। यानी कोई भी डील्स, कोई भी चीज़ें रहेंगी तो फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे। ये डिप्लोमेटिक से बढ़कर ऊपर फॉरेन मिनिस्टर तक चीज़ें पहुंची है। बायलैटरल ट्रेड टारगेट जो है दोनों नेशन ने कमिट किया है कि एनुअल ट्रेड जो है वो हमने लेकर आना है 20 बिलियन यूरो तक, और इसकी डेडलाइन रखी है 2029 तक। डिफेंस और सिक्योरिटी रोड मैप की बात करें तो दोनों लीडर ने फाउंड किया है कि एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनेगा इंडिया और इटली में, और इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए गए हैं इंडिया की तरफ से, जो उनका ईडी है विच इज़ डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, और वहाँ के जो उनका ईडी है उसको कहते हैं इटालियन गार्डिया दी फिनेंजा GDF। तो इन दोनों के बीच में MOU साइन हुए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी MOU जो है वो साइन किए गए हैं, और इसको लेकर यहाँ तक कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है लोथल गुजरात में डेवलप किया जाएगा, उसकी बात की गई है। हेल्थ केयर और नर्स मोबिलिटी की बात की गई। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जो है कंक्लूड हो गया है इंडिया और इटली के बीच में। इसके चलते हुए इंडियन नर्सेज जो है वो इटली में भेजी जाएगी। अलॉन्ग साइड क्लिनिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी जो है वो किया गया है आयुर्वेद मेडिसिन को लेकर इंडिया और इटली के बीच में। अब इसके साथ अवार्ड सेरेमनी भी हो जाती है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्रीकोला मेडल 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देते हैं रोम में। क्यों देते हैं? क्योंकि कहते हैं उनका जो रोल ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में, सस्टेनेबल फार्मिंग में रहा है, उसकी लीडरशिप को लेकर ये चीज दी जाती है। अब हम बात करते हैं इंडिया US के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को लेकर। ट्रेड और टैरिफ के डिसएग्रीमेंट के मसले चलते रहे, फिर भी इंडिया और US के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो नहीं रुकी, वो और ज़्यादा डीपन होती गई 2026 में। फेब 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक फ़ोन कॉल होती है, जिसमें दोनों ये अनाउंस करते हैं कि इम्पोर्ट टैरिफ जो है इंडियन प्रोडक्ट्स पर कम कर दिए जाएंगे 18% तक। बायलैटरल कोऑपरेशन होती है डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में और ट्रेड में, और ये गाइड की जाती है कौन से फ्रेमवर्क के तहत? इंडिया US कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या है? कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एसिलिटेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉम्पैक्ट अगर पूछा जाए, ये फ्रेमवर्क किन कंट्रीज के बीच की रिलेशनशिप को दोहराता है?
या बताता है तो इंडिया यूएस की रिलेशनशिप को बताता है। जनवरी 2026 में डैन डिस्कोल जो है वो इंडिया विजिट करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर। वहीं इंडिया से अश्विनी वैष्णव जो है वो क्रिटिकल मिनरल फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग अटेंड करने जाते हैं वाशिंगटन डीसी में। ये सारी चीज़ों से इतना पता चलता है मिनरल को लेकर, सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल मिनरल को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के रिलेशन भी जो है डीपन हो रहे हैं। फेब 2026 की बात करो तो जॉन पेपेरो जो है वो इंडिया विजिट करते हैं वेस्टर्न आर्मी कमांड को, जो ये बताता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होगी या यूएस की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी शिफ्ट्स होगी, ये सारी चीज़ें के साथ इंडिया जो है यूएस के साथ काम कर रहा है। लेकिन वो काम कर ही रहे थे अच्छा भला, तभी ये एक और कन्फ्लिक्ट सर पर आ जाता है। 28 फेब 2026 में होता क्या है, वेस्ट एशिया में प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट तो बहुत लंबे चले आ रहे थे और ये प्रॉक्सी चलते आ रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जॉइंट ऑपरेशन जो है ईरान पर लॉन्च करते हैं। जॉइंट ऑपरेशन क्या है, एक यूएस की तरफ उन्होंने ऑपरेशन का कोड नेम रखा था ऑपरेशन एपिक फरी, और वहीं इजराइल ने रखा है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, और इन्होंने 900 स्ट्राइक्स जो है वो की ईरान पर पहले 12 घंटे के अंदर अंदर। इससे वो क्या अचीव करना चाहते थे, वो इसलिए अटैक करते हैं ईरान पर, वो चाहते थे कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, यानी मिसाइल लॉन्च करने वाली कैपेबिलिटी, उसको वीक किया जाए, उसकी नेवल फोर्सेस को वीक किया जाए और उसके न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो इरादे हैं उनकी कैपेसिटी को, उसकी क्षमता को तोड़ दिया जाए। अब मेजर टर्निंग पॉइंट ये आता है जब तेहरान ये बताता है कि भाई इन्होंने जो अटैक किया है उसमें हमारे सुप्रीम लीडर अली खामेनी और उसके फैमिली के मेंबर की हत्या कर दी गई है। तो ईरान की लीडरशिप जो हाई लेवल थी उसको भी टारगेट कर दिया जाता है। इसकी वजह से पब्लिक रिएक्शन तो देखने को मिलता है। पब्लिक रिएक्शन ऐसा है कि कुछ लोग स्टेट के साथ है, स्टेट ने जो मॉर्निंग ऑर्गेनाइज्ड की है कि शोक मनाया जा रहा है, सुप्रीम लीडर चले गए हैं, बहुत सारे लोगों ने वहां पर साथ दिया, और कुछ लोगों ने जो एंटी रेजीम थे उन्होंने सेवरल सिटी में सेलिब्रेट भी किया कि अच्छा हुआ लीडरशिप में ये बदलाव आ गया, चेंज आ गया, वो जो है यूएस ने ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ हुई। अब ये कन्फ्लिक्ट जो है अपने आप में ये बताता है कि कभी कभी प्रॉक्सी वार चलते हुए और वो इवेंट ऐसे भी टर्न लेते हैं जो ड्रामेटिकली वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। अब ईरान चुप नहीं बैठा है, ईरान ने भी अटैक करने शुरू कर दिए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC हम कहते हैं, और वहीं इसके साथ कुछ फोर्सेस ने क्या किया, लार्ज स्केल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक्स जो है इजराइल के शहरों पर और जहां जहां भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे अक्रॉस द रीजन वेस्ट एशिया में, वहां टारगेट करना शुरू कर दिया। यूएस की कौन सी फैसिलिटीज पर टारगेट उन्होंने नहीं किया। 5th फ्लीट बेस जो है बहरीन में, वहां पर अटैक किया। अल उदैद एयर बेस कतार में, वहां पर अटैक किया। अली अल सलेम एयर बेस कुवैत में, वहां पर अटैक किया। अल दफरा एयर बेस, वहां पर अटैक किया। ये अटैक जो थे मिलिट्री प्रेशर डालने के लिए किए गए थे यूएस और इजराइल पर, और इस तरह से प्रेशराइज करने का मकसद था कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक सेटलमेंट कर ले, क्योंकि वार जो है वो आप भी नहीं जीत पाएंगे हम अगर ऐसे अटैक करने पर आए। साइमल्टेनियसली उधर से हिजबुल्लाह जो है उन्होंने भी रॉकेट अटैक लॉन्च कर दिया इजराइल के नॉर्दर्न एरिया पे। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है इसका सेकंड फ्रंट भी ओपन हो गया, सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं चीज़ें रही है। ईरान अटैक नहीं कर रहा है, हिजबुल्लाह भी वहाँ से अटैक करी जा रहा है, और इजराइल चुप नहीं बैठेगा, वो भी अटैक में इन्वॉल्व हो गया। उसने बेरूत पे एयर स्ट्राइक किए, लेबनान पे उसने अच्छे खासी बमबारी करनी शुरू कर दी। अब लेबनान वार भी जो है वो पहले इतना जो नहीं दिख रहा था, मल्टी फ्रंट में ओपन हो गया 2026 में। ये कन्फ्लिक्ट ईरान इजराइल तक नहीं रहा, हमें इतना पता चल गया है। वाइडर वेस्ट एशिया वार इन्वॉल्व हो सकता है, सब ही कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये हुआ। कुछ स्ट्रैटेजिक लेसन्स भी इनको मिले।
यूएस को सीखने को। सेंटकॉम जो यूएस की सेंट्रल कमांड है मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर, ईरान की वो कह रहे थे कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ही हमने, यूएस ने कहा कि हमने तो वीक कर दी, लेकिन पता चलता है कि भाई उन्होंने उनकी वीक क्या करनी थी, इनके अपने कमांड सिस्टम ही कभी कभी वीक चलने लगते हैं। फ्रेंडली फायर इंसिडेंट चल रहा था, मतलब खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। कुवैत में क्या होता है कि कुवैत का जो जेट है FA-18 हॉर्नेट, वो यूएस के F-15 को जो है अपने आप में एक हॉस्टाइल टारगेट, एक एनिमी प्लेन और जेट समझ लेता है और टारगेट कर देता है उसको, क्योंकि उनका फायर कंट्रोल नेटवर्क और रडार जो था उस टाइम पर अच्छा काम नहीं करता है। ये सारी चीज़ें होती है। 6 क्रू मेंबर जो है अपने आप को सेफली एजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन 3 एयरक्राफ्ट F-15E जो है ख़त्म हो जाते हैं इसी चीज़ के चलते हुए। यहाँ से ये पता चलता है कि भाई रियल टाइम इंफॉर्मेशन और इंट्रोपैरेबिलिटी जो है वो कितनी ज़रूरी है शेयर करना क्रिटिकल टाइम पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अब यूएस के एयर एसिड्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस CRS की रिपोर्ट के तहत भाई 13 मई 2026 में ये ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर है कि 42 यूएस एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए, लॉस्ट हो गए 40 डे के कन्फ्लिक्ट में। यूएस ने अपने 4 F-15 स्ट्राइक ईगल्स गवा दी, 3 तो फ्रेंडली फायर में गवा दी जो मिसअप हुआ, और बाकी एक तो ईरानियन एयर डिफेंस ने खत्म कर दी। ये कन्फ्लिक्ट में 7 KC-135 जो स्ट्राटो टैंकर से वो भी नष्ट कर दिए गए। एक तो इराक के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसके चलते हुए, और बाकी बहुत सारे डैमेज किए गए। मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स जो हुए हैं ऑन प्रिंस सुल्तान एयर बेस इन सऊदी अरेबिया में किए गए। फिर इनका A3 सेंट्री जो है सर्वेलियंस एयरक्राफ्ट हैविली डैमेज कर दिया गया ईरानियन एयर स्ट्राइक के चलते हुए। हाई वैल्यू एसेट जो थे वो यूएस ने गवा दिए। अभी ये चीज़ें तो चल ही रही थी, लेकिन इसमें 2 मार्च 2026 में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ईरान की है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है वो तो बंद है। तो अगर यूएस, ईरान, इजराइल के मुद्दे में कोई सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा वो था स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को क्लोज कर देना, ये डिक्लेरेशन। क्योंकि जब तक अपने देश में लड़ रहे हो, तुम बमबारी कर रहे हो, तुम कर रहे हो, कोई नहीं, करते रहो। लेकिन जैसे ही तुम ट्रेड को इम्पैक्ट कर दोगे तो पूरी दुनिया फिर जाग जाएगी, भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल शिपमेंट जो है वो इफेक्ट होगी। इसके चलते हुए इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिलने लगा। मैरीटाइम कन्फ्लिक्ट जो है 4 मार्च 2026 में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं, जब यूएस की सबमरीन जो है वो ईरानियन वारशिप को IRIS डीना जिसका नाम है, इंडियन ओशियन श्रीलंका के नज़दीक ख़त्म कर देती है। इसके चलते हुए ईरानियन कैजुअलिटीज़ हमें सिग्निफिकेंट लेवल पर दिखती है, और इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया के नज़दीक जब ऐसी चीज़ें होने लगती है तो इंडिया की सी लेन्स और उसका वहाँ पर कंट्रोल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट कभी भी घर पर पहुंच सकता है, ज़्यादा दूर नहीं है। पॉलिटिकल शिफ्ट्स भी हमें देखने को मिली है, क्योंकि अली खामिनी की डेथ के बाद, अली लारीजानी की डेथ के बाद 17 मार्च 2026 में उनकी होती है, और ईरान क्या करता है, अपॉइंट करता है एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, और उसके चलते हुए अपॉइंटमेंट होती है मुश्तबा खामिनी की, यानी ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर की। 25 मार्च 2026 में एक सरप्राइज मिलता है कि ये सारे कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान मीडिएटर का रोल, बिचौलगिरी करेगा वो, और उसने क्या किया है कि जो यूएस ने अपने 15 पॉइंट पीस प्रपोजल रखे हैं उसको लेकर आता है, ईरान को कहता है कि बैठ के बात कर लो, आप भी आओ, यूएस भी आए, चर्चा करते हैं। ये सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए गए। इसके चलते हुए एटलीस्ट ये तो हो गया कि 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया, हमले करने बंद कर दिए गए, और ये चला। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लेबनान का भी सीज फायर, वहाँ पर भी ट्रूस जो है कराई गई 16 अप्रैल 2026 में, क्योंकि ईरान ने शर्त रखी थी, भाई अगर तुम इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में हमें बुलाना चाहते हो किसी भी तरह के डायलॉग के लिए, किसी भी तरह के पीस टॉक्स के लिए, तो लेबनान में जरा इजराइल जी को कहे ना अटैक बंद कर दे, फिर ही हम कोई बात करेंगे। तो फिर ऐसा फिर मुद्दा चला। अब ये सीज फायर अपने आप में फ्रजाइल से ही रहा, क्योंकि इजराइल तो बाज नहीं आया। इजराइल ने क्या किया, मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया अगेंस्ट द हिजबुल्लाह इन सदर्न लेबनान में,
और यहाँ पर टेंशन्स और क्लैशेस जो है बनी रही है, क्योंकि इजराइल को लगता है मेरे पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ऐसे ग्रुप्स, ऐसे कंट्री का होना, तो हम तो अटैक कंटिन्यूसली करते रहेंगे। तो फ्रेश एस्केलेशन दोबारा, यानी सारी चीज़ें खराब होती हुई हमें दिखाई देती है, खास करके जैसे ही ये जून मंथ आता है हम ये देखते हैं कि भाई स्ट्राइक्स जो है स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा शुरू हो गई है। डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन जो काफ़ी टाइम से चुप से बैठे हुए थे, वापस फर्स्ट पेज के हेडिंग में खबरें आने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, वो ये नहीं मानेंगे, वो ये हो गया, वहाँ पर अटैक हो गया, ये हो गया, वापस वार शुरू होता लोगों को दिखाई देने लगा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, क्योंकि प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती रहती है। परमानेंट मेंबर तो वही रहते हैं, लेकिन नॉन परमानेंट में तो चेंज होती रहती है। तो अब सोमालिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, बहरैन और चाइना जो है फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ 2026 में इनकी प्रेसिडेंसी को रोटेट किया जाएगा। अब इसमें यह कहा गया है जो मई की प्रेसिडेंसी है उसमें फूकोंग और वैंग यी जो है वो हाई लेवल डिबेट कर रहे हैं। वो क्या, किस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं? वो डिबेट कर रहे हैं कि भाई जो पर्पस है या यूएन चार्टर के प्रिंसिपल है या यूएन का जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको और कैसे स्ट्रेंथन या बेटर किया जा सकता है। इसीलिए इसी डिस्कशन, ऐसी डिबेट से निकल कर आता है UN80 रिफॉर्म इनिशिएटिव। अंटोनियो गुटरस जो थे यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने ही लॉन्च किया। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लेकर आना चाहते हैं और फाइनेंशियली जो खर्चा ज़्यादा हो रहा है यूएन का उसको थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। और उसको रोकने के लिए कर क्या रहे हैं? कह रहे हैं भाई जो 60 यूएन बॉडीज़ हैं उनके बजट में 15 से 20% की कटौती की जाएगी और इसके साथ नई हायरिंग नहीं की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि 250 जो उनका स्टाफ है उनकी पोजीशन जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा। यानी यूएन भी ले ऑफ करने जा रहा है। ले ऑफ की खबरें दुनिया भर में चल रही है, यूएन अपना ही स्टाफ ले ऑफ करने जा रहा है। तो ये हालात चल रहे हैं दुनिया के। अप्रैल 2026 में 10th यूएन सेक्रेटरी जनरल चूज किए जाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कैंडिडेट जो हैं अपनी प्रायोरिटीज़ बताने लगे हैं, रिफॉर्म एजेंडाज क्या रहेंगे उनके अगर वो सेक्रेटरी जनरल बने, जनरल असेंबली के सामने पेश किए जाने लगे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन समिट और ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर ना बहुत सारे और मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। मैंने आपको नोट्स में दे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।